इस बीमारी में कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ दिखने में उतनी चमड़ी सफेद दिखती है, वही प्रॉब्लम। आप 500% सत्य हो गया सर। 1000%। सफेद दाग मतलब किसी को हो गया, छू दिया तो क्या सामने वाले को भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। सफेद दाग कोई इन्फेक्शन डिजीज नहीं है। आज के टाइम पे ये ट्रेंड चला हुआ है कि आप एंटी एजिंग क्रीम लगा दो, हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया उससे ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली पॉसिबल है या फिर ये बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को? एंटी एजिंग में कोई एक सिंगल क्रीम लगा के आप अपनी झुर्रियां नहीं मिटा सकते। स्किन और हेयर को लेकर मतलब सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या चलती है लोगों में? काफी सारे लोगों को ये लगता है कि बस हम दिन में एक बार सनस्क्रीन लगा लेंगे और हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि क्या होती है एंटी एजिंग? दो तरीके से हम देखेंगे, एक हम स्किन और हेयर की बात करेंगे और एक ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे। तो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण क्या होता है गिरने का? सडन वेट लॉस, कोई मेजर बीमारी, विटामिन की कमी है, क्रॉनिक माल नरिशमेंट है, ये भी हेयर लॉस कॉज कर सकता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत हो रहा है, सुई लगा के अंदर एक हेयर लगाते हैं, ऐसा करते हैं, तो देख के डर लगता है मेरी बात। तो हेयर ट्रांसप्लांट कब काम आता है? जब आपकी स्किन जो है पूरी ऑयल बहुत फेमस हुआ है, वो है आदिवासी ऑयल। आपकी इसके क्या विचार है? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट बिकॉज हम बहुत सीधी बातें कर रहे हैं इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा। ये बात सही है। डॉक्टर समकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हम फाउंडर्स को तो बहुत बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, बट डॉक्टर हमारे पास बहुत कम आते हैं। तो अब डॉक्टर और फाउंडर, अब लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर का जो पेशा है वो तो सिर्फ समाज सेवा करना होता है। मैंने एक इंटरव्यू किया था बहुत टाइम पहले, तो एक बिजनेस कोच है, तो उन्होंने बोला क्यों डॉक्टर के परिवार नहीं है क्या? डॉक्टर के भी बच्चे नहीं है क्या? उसको पैसे कमाने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने बोला बात तो बहुत सही कह रहे हो, पर कुछ लोग अभी आके चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, डॉक्टर तो सिर्फ सेवा भावी होती है, डॉक्टर में आप पैसे कमाने की कैसे सोच सकते हो? तो मैं भी उस चीज़ से थोड़ा मतलब उस चीज़ में मैं सहमति देता हूँ कि डॉक्टर भी अपना जो है, जो व्यापार है जिसको बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो उनकी स्किल्स है वो लोगों को सिखाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुविधाएं बने। तो डॉक्टर समकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सी आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपके मुंह से, ताकि अपन एक डिटेल में बात कर सकें। क्या पता मुझसे कुछ बात करने में गलती हो जाए, तो थोड़ा सी आपके बारे में सर। नमस्ते। तो सबसे पहले जो आपने ये बात कही कि डॉक्टर का जो एक पेशा है या प्रोफेशन है वो ज़्यादा समाज सेवा की तरफ है या बिजनेस की तरफ है, सो इसमें एक स्टैटिस्टिक मैं आपको देना चाहूँगा कि आज के दिन में हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अवर कंट्री। राइट। जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आज हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स के वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सेकंड, कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से उनका भी ग्रोथ हो रहा है। एंड थर्ड, जैसे आपने बोला, एक डॉक्टर की भी खुद की फैमिली है, तो उसको भी वो फैमिली रन करना है। एक और चीज़ कि जभी भी हम कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन करते हैं, तो उसको गवर्नमेंट एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन ही बिलीव करती है, एज़ अ बिज़नेस ही लायबिलिटी है। जैसे डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आते हैं। तो हमें एज़ अ डॉक्टर तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइट बिल भी भरना है, प्रोफ़ेशनल टैक्सेस भी भरने हैं, पानी का बिल भी भरना है, मेंटेनेंस भी भरना है। तो ये सारी चीज़ें को जब देखेंगे, तो वी हैव टू बैलेंस दैट थिंग कि जहाँ पे बिज़नेस भी अच्छा हो एंड लोगों को जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनसे भी हम दूर करें। और जो आप पैसे की बात कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। सो वो बैलेंस मेंटेन रखना एक बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट, राइट। तो समकित जी, मतलब आपके बारे में बताओ, आप क्या करते हो मतलब अभी? और आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? जब आप बताओगे तो शायद मेरी क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी कि मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकूँ, और जो जनता के सवाल हो वो मैं आपसे पूछ सकूँ। सो बेसिकली आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं मेनली स्किन रिलेटेड, हेयर, नेल, एंटी एजिंग, एक्ने, पिंपल्स, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ों का मेनली ट्रीटमेंट करता हूँ। ये सब बीमारियाँ हैं क्या? इनको बीमारियों में ट्रीट किया जाता है? बीमारियाँ बोली जाती हैं? यस, बीमारी बोली जाती है। मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। आपके लाइफ़ में आपके कोई ना कोई फ्रेंड रहे होंगे जिनको एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम रहा होगा। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि कोई अच्छी पार्टी में जाना हो, अच्छे फंक्शन में जाना हो, तो उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, इसलिए उसने शायद आपके साथ आने से मना कर दिया होगा। राइट। बहुत सारे आज के ज़माने में लोग ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनको फेस पे स्कार्स है, पिंपल्स है, उस वजह से वो कहीं जाना नहीं चाहती। हमारे पास एक लड़की आई थी,
14 ईयर्स ओल्ड का, उसके फेस पे हेयर ग्रोथ था। वो कॉलेज स्कूल नहीं जाती थी, मना कर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, बोले स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कैसा है, और स्किन की और भी बीमारी होती है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, विटिलिगो है। ये सारे बीमारियों में लोगों को तकलीफ भी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि दिखने में खराब दिखती है, लोगों को इचिंग होता है, पेन होता है। तो स्किन डिसऑर्डर्स भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। वो एक अभी रिसेंटली स्टोरी वायरल हुई थी एक लड़की की, और 12th क्लास में शायद उसने टॉपर थी, और उसके फेस पे बहुत सारे फेशियल हेयर थे। करेक्ट, तो लोगों ने उसको बहुत ट्रोल कर दिया, बोला कि मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं हटाऊँगी, कोई बात नहीं। करेक्ट। और इतना कॉन्फिडेंस सब लोगों में नहीं हो नहीं पाता होता है, है। नहीं होता है सर। क्या होता है कि अभी तो फिर भी आप अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करो, तो लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना अवेयरनेस है कि कोई बोलते नहीं है। बट अगर आप आज भी छोटे-छोटे शहरों में चले जाओ, तो अगर किसी को एक सफ़ेद दाग भी हो ना, तो उसको, अगर गाँव में किसी को पता चल गया, तो उसका रहना मुश्किल हो जाता है। सफ़ेद दाग मतलब जो विटिलिगो, हाँ, हाँ, कोढ़, राइट, राइट। या सो जो सिनेरियो है ना, असली रियलिटी, वो बहुत डिफरेंट है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे। सोशल मीडिया पे आपको एक ब्रेव इंसान दिख रहा है, बट ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इन बीमारियों के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये सफ़ेद दाग की बात आई गई, तो यहाँ पे एक मिथ ब्रेक करो आप। अगर आप मतलब अगर आपको इसमें पूरा नॉलेज है, एकदम 100% आप ट्रू, मतलब आपको पता है कि 100% सत्य है, तो ये बताओ कि वो सफ़ेद दाग मतलब किसी को हो गया, छू दिया, तो क्या सामने वाले को भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। सफ़ेद दाग कोई इन्फेक्शन डिज़ीज़ नहीं है। वो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपने छू दिया तो दूसरे को हो जाएगा। लोग खाना नहीं खाते, मैंने हाँ, देखा मुझे है, पता साथ है, में खाना वही भी तो नहीं मैं खाएँगे आपको उनके। बता रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना है। अगर समझो आपके साथ या मेरे साथ कोई ऐसा करे, तो हम कैसे उससे उभरेंगे? और एक बार नहीं, रोज़ अगर हमारे साथ ये होता रहे, तो हम कैसा फ़ील करेंगे? बहुत मतलब खतरनाक फ़ील है तो। करेक्ट? ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। हुँ, मतलब ये छूने से बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल किसी नहीं भी केस होता में नहीं है। होगा, छूत की देखो, बीमारी नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। सफ़ेद दाग जो है, उसे साइंटिफिक टर्म में विटिलिगो कहा जाता है। विटिलिगो एक ऐसा डिज़ीज़ है जिसमें सिर्फ़ क्या हो रहा है कि आपकी स्किन में जो कलर बनाने वाले सेल होते हैं, जिन्हें हम मेलानोसाइट कहते हैं, उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जा रही है, इसलिए वो कलर नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ की चमड़ी सफ़ेद हो गई है। इस बीमारी में किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अगर किसी को सफ़ेद दाग है भी, तो वो अपनी पूरी लाइफ़ अच्छे से निकाल सकता है, बिना कोई प्रॉब्लम के। सिर्फ़ दिखने में उतनी चमड़ी सफ़ेद दिखती है, वही प्रॉब्लम। आप 500% सत्य हो गया सर। 1000% आपको कितने साइंटिफिक पेपर्स चाहिए, मैं आपको बाद में देखो, भेज आप आज दूँगा। आपने बहुत बड़ी मतलब एक्चुअली है ना, आप इंटरनेट पे नहीं मिलेगा ये बात कि है ना कि सफ़ेद दाग अगर कोई छू दे तो सामने वाला को हो जाता है, क्योंकि है ना मैंने मैंने देखा है, मेरी आँखों से देखा है, लोगों को ये बोलते हुए, करते हुए कि मैं उसके सफ़ेद दाग है, उसके बाद खाना मत खा, खाना खाएगा तो तुझे भी हो तुझे हो जाएँगे। जाएगा, बराबर है। थैंक यू सो मच सर आप फॉर कमिंग इन दिस शो, मज़ा आ गया। मतलब पहली बात में मेरे को ये, मतलब ये ऐसी बात है क्योंकि मैंने फ़ील करी है, देखा है मैंने ये। एब्सोल्युटली, हम ये स्टोरीज़ रोज़ सुनते थे। हमें इतना दुःख होता है ये सुन के कि आज भी लोग कितना, मतलब इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। ये पता नहीं है ना, मतलब आपको लैक ऑफ नॉलेज है ना, मतलब उस बंदे को पता नहीं है कि यार ये ऐसी बीमारी, ये छूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं होती। कितनी बार तो लोग बोलते हैं कैंसर पेशेंट है तो हाथ लगाते हो तेरे को भी कैंसर हो जाएगा, बट वो कैंसर हाथ लगाने से तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल आप नहीं। उसके साथ रह सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते सब हो, कुछ आप कर सब कुछ सकते हो कर आप, सकते हो आप। सब कुछ कर सकते हो। अच्छा सर, आप बताओ कि ना आपका कहाँ से रुझान बना ये, आपकी मतलब बचपन की क्या कहानी रही है? आप क्यों बने डर्मेटोलॉजिस्ट? तो बेसिकली मेरे जो फ़ादर हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो मेरे फ़ादर ने जब डर्मेटोलॉजी लिया था, तो मैं बेसिकली वापी से बिलॉन्ग करता हूँ। वापी गुजरात के साउदर्न एंड पे एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, मुंबई और सूरत के बीच पड़ता है। जो 1980s में मेरे फ़ादर ने डर्मेटोलॉजी लिया था, तब वो पूरे रीजन में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं था, और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से स्किन के काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते थे लोगों को। तो उन्होंने काफ़ी, बचपन से मैं उनको देखता आया कि कैसे लोग तकलीफ़ के साथ आते थे और ठीक होके जाते थे। फिर जब मेरा एमबीबीएस ख़त्म हुआ, तो मैंने ये सोचा कि ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, बट वर्ल्ड में डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत एडवांसमेंट्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डर्मेटोलॉजी करना है, और जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है, वो मुझे वापी में लाने हैं।
सो इस करके मैंने डर्मेटोलॉजी लिया। डर्मेटोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं सिंगापुर गया फेलोशिप करने। उसके अलावा मैं यूएसए और दुबई में भी कई सेंटर्स पे काफ़ी दिन रहा, देखने के लिए कि वो क्लिनिक्स कैसे रन होते हैं। नॉट जस्ट ट्रीटमेंट्स, मुझे पूरा सिस्टम समझना था कि ये चीज़ को कैसे हम एक बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं जो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो। ये सारी चीज़ें देख के फिर मैंने मेरा क्लिनिक डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो हमने हमारा क्लिनिक डिज़ाइन इस तरह से किया कि पेशेंट के एंट्री से लेके एग्ज़िट तक उसका एक्सपीरियंस पूरा ऐसा हो कि वो कोई बीमार फ़ील ना करे। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उससे वो फ़ीलिंग हटानी बहुत ज़रूरी है कि मैं बीमार हूँ। सबसे ज़्यादा केसेस किसके आते हैं? मतलब जैसे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके आते हैं? मतलब जैसे 80% इसके हैं, 10% 10% ऐसे रेशियो किसका है? सो देखिए, अभी डर्मेटोलॉजी बहुत बड़ा फ़ील्ड हो गया है। उसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ हो गई है। जैसे एक है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, फिर दूसरा है कॉस्मेटिक या एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और थर्ड है ट्राइकोलॉजी यानी बालों की बीमारी। तो अगर हम क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा केसेस सोराइसिस, एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शंस के आते हैं। अगर हम एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की बात करें, तो उसमें पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स ये केसेस कॉमनली आते हैं। पर आजकल एक एंटी एजिंग का ट्रेंड भी शुरू हुआ है, जिसमें लोग अपनी झुर्रियाँ, रिंकल्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स ये सारी चीज़ें ट्रीट कराने के लिए भी आ रहे हैं। और अगर हम ट्राइकोलॉजी की बात करें, तो जो हम बोलते हैं बाल्डनेस हो जाना या गंजापन हो जाना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। समझिए सर, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ करने की कोशिश करता हूँ कि आप उसका जवाब दीजिएगा कि आपने बोला एंटी एजिंग स्किन प्रॉब्लम और पिंपल्स वगैरह की, ठीक है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफ़र करना चाहिए कि भई जॉब में बताओ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? खाने-पीने में कुछ करना है, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड। बट आज के टाइम पे ये ट्रेंड चला हुआ है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट वाले बिकते हैं यस। कि आप ये क्रीम लगा लो, सही हो जाएगा। आप एंटी एजिंग क्रीम लगा दो, हमने एक ऐसा फ़ॉर्मूला बनाया, उससे ठीक हो जाएगा। क्या ये वास्तव में नाम भी नहीं लेंगे किसी ब्रांड का, बट क्या ये वास्तव में ट्रू है क्या? मतलब जैसे अभिषेक व्यास ने बोला, आज मैं आपके पास आया, सर एक बढ़िया ब्रांड बनाना, मार्केटिंग करना तो मुझे आता है। आप बताओ कि एक जो पिंपल हो जाते हैं लड़कियों को, उसको ठीक करने की बढ़िया बनाते हैं, ऐसा बनाएँगे मिनिमलिस्टिक जैसा, जो अभी ब्रांड बिका है 1700-1800, तो मैं मार्केट करूँगा और आप मुझे बता दो और अपन इसको 1700-1800 करोड़ में बेच देंगे। तो एक्चुअली पॉसिबल है या फिर ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को? देखिए, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। अ, क्या हो गया है ना कि ये जो ओटीसी, इसको हम ओवर द काउंटर सेल्स बोलते हैं। ओवर द काउंटर सेल्स में आज तक ये देखा गया है कि अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्ने जो होता है, पिंपल्स की जो आपने बात की, उसके हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसके ग्रेड्स होते हैं कि एकदम ग्रेड 1 मतलब सिर्फ 1-2 दाने हैं, ग्रेड 2 मतलब काफ़ी सारे दाने हैं, ग्रेड 3 मतलब बड़े-बड़े पिंपल है, उसको दर्द हो रहा है, ग्रेड 4 जिसमें थोड़ा पस निकल रहा है और हर ग्रेड के लिए अलग-अलग दवाई है। हुँ। उस दवाई का कॉन्सन्ट्रेशन अलग-अलग है। तो आप मुझे बताइए, कोई एक सिंगल सीरम कोई भी चीज़ का हो या कोई एक क्रीम, वो कैसे सारे ग्रेड के एक्ने को ट्रीट कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब अपन एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल पर्सपेक्टिव में कि डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है नहीं मतलब। हो सकता है, बट क्या हो सकता है कि जैसे समझो आपने कोई फेस वॉश लिया एक्ने वाला, कोई एक्ने का सीरम लिया, तो अगर आपके पिंपल्स बहुत ही शुरुआती स्टेज में हैं, जैसे आपको एक आधा पिंपल आया, 1-2 ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वो ठीक हो जाता है। उतना ठीक हो जाता है। अब क्या होता है कि कंपनीज़ ऐसे जो लोग ठीक हुए होते हैं, उसी का मार्केटिंग करके, प्रोपेगेंडा करके वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सेम चीज़ एंटी एजिंग की बात करें, एंटी एजिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ़ील्ड है। एंटी एजिंग में कोई एक सिंगल क्रीम लगा के आप अपनी झुर्रियाँ नहीं मिटा सकते। हुँ। अब अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन डेफ़िनिटली अच्छी दिखेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आपकी झुर्रियाँ गायब कर दी। सो ये मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि जो हमें स्क्रीन पे दिखता है और जो रियलिटी है, उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब ट्रैप है सर ये, मतलब कुल मिला के तो ट्रैप ही बोल सकते हैं इसको कि मतलब आप उसको देख के आप खरीद रहे हो। थिन लाइन ट्रैप है। हाँ, एक और रीज़न बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। बिकॉज़ आज के दिन में भी ना छोटे-छोटे टाउन्स, छोटे-छोटे विलेजेस में डर्मेटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या होता है कि जब आपको कोई फ़ील्ड का एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हो और वो मिस इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताया जा रहा है। सो
मैंने आपको बताया वैसे कि अगर आप प्रोडक्ट लोगे, आप लगाओगे, तो जो शुरुआती स्टेज होगा वो ठीक हो जाएगा। और एक और भी होता है कि 10 लोगों में से 2 लोग भी ठीक हो गए, तो वो तो बताएँगे ना ठीक हुए, जो नहीं ठीक हुए वो थोड़ी बता रहे। करेक्ट। अच्छा एक बताओ कि स्किन और हेयर को लेकर मतलब सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या चलती है लोगों में? बहुत सारी है, कोई भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए? जैसे अगर मैं स्किन की बात करूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हम जैसे सनस्क्रीन की बात करते हैं कॉमनली, तो ये लगता है कि बस हम दिन में एक बार सनस्क्रीन लगा लेंगे और हमारा काम हो गया। या फिर हम सनस्क्रीन अगर लगा रहे हैं, तो हमारे बॉडी का विटामिन डी लेवल कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये मिथ्स रहते हैं, लेकिन नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते भी हो, जैसे इंडियन पब्लिक जो कॉमनली वो सिर्फ़ फेस पे लगाती है, कि बॉडी के बाकी के पार्ट्स एक्सेसिबल है, जहाँ पे सनलाइट लग रही है और आपका विटामिन डी सिंथेसिस हो रहा है। अब सनस्क्रीन सिर्फ़ एक ही बार लगाना, एक बार लगाने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ आपने सनस्क्रीन एक बार लगाया, तो उसकी एफ़िकेसी जो है मैक्सिमम 75 टू 120 मिनट्स, बस। बस। अब दूसरी ओह! चीज़, आज के टाइम पे 2 तरह के या 3 तरह के पॉपुलेशन है। एक है जो ऑफ़िसेज़ में वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने हैं। दूसरे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, जिनको हीट लग रही है। और तीसरी है हाउसवाइफ़्स जो किचन में हैं। अब किचन में भी हीट आ रही है, इंडस्ट्री में भी हीट आ रही है, या आप या मेरे जैसे जो ऑफ़िसेज़ में बैठे हैं, उनको स्क्रीन की लाइट आ रही है। तो हम कॉन्स्टेंटली एक ना एक ट्रिगर के सामने हैं, जो हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है। जैसे लाइट है अभी। जैसे अब ये लाइट चल रही है, हाँ। ये लाइट इज़ अफ़ेक्टिंग आवर स्किन। तो मैं तो बहुत घंटों तक बैठता हूँ तो मुझे सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कंटिन्यू लगाना एवरी चाहिए। 2 आवर यू हैव टू रीअप्लाई। ऑर्डर करना मेरे कल। मतलब इट्स रियली मतलब आप सच येस, बताना मतलब एकदम कि एकदम येस, ट्रू अभिषेक व्यास ये इस येस, पे येस। मतलब मैंने ठप्पा लगा दिया, ये ट्रू है, ये लगाना है। सीज़न, ये जो जा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। इन सब के ऊपर हज़ारों साइंटिफिक पेपर्स हैं। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं और सालों से ये साइंटिफिक नॉलेज है। ये सोशल मीडिया वाला नॉलेज नहीं हाँ, क्योंकि मैं अपने सब सब घर से पूछता हूँ ये बात कि देखो ना आपको अगर बोलना है, तो मुझे एकदम सही बोलना पड़ेगा। है। आपको चाहिए, आपको सारे पेपर्स आपको ईमेल कर दिए जाएँगे कि ये विथ एविडेंस बेस्ड बात है। नहीं, क्योंकि हज़ारों लोगों का सवाल है ना सर कल को बोल देवे कि यार अभिषेक व्यास तुम तो पैसे लेके काम करते हो और सामने वाले गेस्ट को कुछ भी बोलेगा तुम तो बिठा दोगे। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ऐसा। मैं तो 5000% में तो पूछूँ होता आप बताओ कि यार कैसे कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो जब तक मैं नहीं सैटिस्फाइड हो मेरी जनता कैसे सैटिस्फाइड होगी? सो बेसिक रूल है सनस्क्रीन का कि हर 2 घंटे पे आपको रीअप्लाई करना है। क्वांटिटी भी आपको मिनिमम 2 फिंगर टिप यूनिट्स, मतलब अगर आप ये एक जो है, ये 1 फिंगर टिप यूनिट है, ये इतना, ये मिनिमम क्वांटिटी है जो आपको लेना है एक फेस के लिए, पूरे फेस का लगाना है। पूरे फेस पे लगाना है। इतना क्वांटिटी मिनिमम लगेगा अगर आप पूरा फेस कवर कर, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक सनस्क्रीन एक बेसिक ऐसा स्टेप है जो आपकी स्किन को पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स होने से भी बचाएगा। आपकी स्किन की एजिंग यानी जो झुर्रियाँ आ जाती है, फाइन लाइन्स आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, इनको भी आने से बचाएगा। मैं तो पहले लगाता ही नहीं था सर, अब लगाना शुरू करूँगा। मेरे को तो मैं तो सन में बैठता ही नहीं हूँ, जाता ही नहीं बाहर। नहीं, नहीं सर, ये जो लाइट्स है, इसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है और हीट होती है। ये दोनों चीज़ स्किन को अफ़ेक्ट करती हाँ, क्योंकि गर्मी तो आएगी ना, हीट तो फ़ील होती है अपन को। अच्छा सर ये बताओ ये पिंपल और एक्ने मतलब इनकी असली वजह क्या है? एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप मेरे को बताओ कि असली वजह क्या है? मतलब क्यों होता है? लोगों को लगता है कि मैंने कुछ फूड गलत खा लिया, ऑयली स्किन है उसकी वजह से होता है। क्या ट्रिगर पॉइंट है कि भैया बाहर पिंपल आ जाते हैं ऐसे? सो बेसिकली पिंपल्स के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 या 4 फैक्टर्स किसकी वजह से पिंपल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है, या ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। वो एक सीबम नाम का पदार्थ बनाती है जो हमारे स्किन पे हल्का-सा एक चिकना लेयर हम महसूस करते हैं। वो चिकना लेयर एक्चुअली हमारे स्किन के लिए प्रोटेक्टिव होता है। बाहर का डस्ट, पॉल्यूशन, ऑर्गेनिज़्म से हमें बचाता है। बट जब बॉडी की एज बढ़ती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी में एंड्रोजन नाम के कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके लेवल्स बढ़ने लगते हैं और ये एंड्रोजन्स इस सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जितनी हमारी स्किन को सीबम की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सीबम बन रहा है। अब इसके साथ-साथ क्या होता है कि जो डेड स्किन है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। तो जो सीबम बाहर निकल रहा था उसका बाहर आने का रास्ता ब्लॉक हो गया, नीचे सीबम ज़्यादा बन रहा है, तो वो ग्लैंड बड़ा-बड़ा होते जाता है और एक टाइम के बाद वो ग्लैंड फूट जाता है ओके। और उसके अंदर जो सीबम बना हुआ है, वो स्किन में जमा हो जाता है और फिर बॉडी उसमें एक रिएक्शन देती है, तब पिंपल बनता है।
अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसमें आपका डाइट भी आ गया, फूड में नॉर्मली हमने ये नोटिस किया है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर वाले फूड्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव ऑयली यानी डीप फ्राइड फूड्स, ये सारी चीज़ें इसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। समोसा खाना मतलब। यस। तो एक बात बताओ सर, मेरे को आप थोड़ा आपने क्यूरियस कर दिया अभी। राजस्थान से हूँ मैं, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है। करेक्ट। वहाँ के लोग सुबह, दिन में, शाम को कचौरी का सेवन करते हैं, समोसे का सेवन करते हैं, बट फिर भी इतना देखा नहीं मैंने, मतलब कि वो पिंपल, एक्ने, ये सब इतना हो गया हो। यस। सो अभी ये आपने बहुत बराबर बात बोली है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो काम क्या करते हैं, सुबह से दिन बाहर घूमते हैं, कॉन्स्टेंटली वॉकिंग करते हैं, फार्म में काम करते हैं, तो उनका जो वर्क लेवल है वो बहुत हैवी है। देखो ये डिफरेंस जो होता है ना कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं साउथ से आया हूँ, मैं चावल के बिना रह नहीं सकता। आप साउथ में रहते थे, चावल के बिना नहीं रह सकते, मान्य है मुझे। लेकिन जब आप साउथ में आपके पिताजी या दादाजी रह रहे थे, वो दिन के 20,000 स्टेप चल रहे थे, बिना कोई स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग के। आप यहाँ नहीं चल रहे हो, आप एसी ऑफिस में बैठे हो, पूरा दिन रेस्ट कर रहे हो। तो जो चीज़ वो वहाँ की लोकेलिटी में लोग खा रहे हैं, वो उनको इसलिए सूट हो रही है क्योंकि वो पहले से वहाँ रह रहे हैं और उनका लाइफ़स्टाइल वैसा है। आपका लाइफ़स्टाइल आपने लेथार्जिक बना दिया है और फिर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो, जो आपकी बॉडी को तकलीफ़ दे सकती है, तो ये मैच नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो, अभी मैं आपकी बातों से जस्ट आप मेरे को समझाने की कोशिश करना कि अब मैं कुछ भी खाऊँ, तली भुनी चीज़ें कुछ भी खा रहा हूँ, पर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मतलब मेरे को पसीना आ रहा है, मैं घूम रहा फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ, एक्सरसाइज़, वॉकिंग सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे को एक्ने, पिंपल और ये जितनी एंटी एजिंग, ये सब चीज़ें नहीं होगी? नहीं सर, एंटी एजिंग तो पूरा चैप्टर ही अच्छा, अलग है। चैप्टर अलग हम होगा। सिर्फ़ एक्ने की बात करते हाँ, हैं या पिंपल्स की बात करते हैं। इसमें एक जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, ठीक है? कि हर किसी को पिंपल्स नहीं होते हैं, नहीं, बराबर है? और ऐसा नहीं है जैसे आपने पूछा ऐसे सवाल पेशेंट भी पूछते हैं, यार मेरा फ्रेंड तो सर दिन-रात वड़ा पाव खाते रहता है, उसको कभी पिंपल नहीं हुआ। मैंने 15 दिन में 1 बार खा लिया, मुझे हो गया। हाँ, तो वो आपकी बॉडी की राइट। टेंडेंसी है कि आपकी बॉडी उस फूड को रिएक्ट कर रही है। सो ये जिसने आप जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया, उन लोगों का जेनेटिक बिल्डअप ऐसा है कि उनको वो रिएक्ट नहीं करेगा, हाँ। तो ऐसा देखो क्या होता है ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम किसे एडवाइस करते हैं मेनली? जिसको प्रॉब्लम है। हो रही है। करेक्ट? जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट तो करना ही है बट साथ में लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी करना है ताकि वापस ना हो। अब समझ में आया, करेक्ट। करेक्ट? सो ये सारे डिसीज़ेज़ का यही होता है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए। करेक्ट? कि ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, बट वो रील वायरल हो जाती है ना इतनी कि ये तो करना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे को बताओ कि स्पेसिफिक अगर मैंने ऐसा कर लिया तो हो जाएगा। अभी इसमें यही बात है कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये तो करना ही नहीं है, फिर भी पिंपल आ गया तो क्यों आए? तो ये एक फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया एक एक्ने होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें कंट्रोल करने जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने क्या करा, मैं सनस्क्रीन लगाता नहीं हूँ, पर मैं लगाना चाह, क्रीम नहीं, वो ये टीम वालों ने बोला सर मेकअप करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके, करते हैं मेकअप। तो 3-4 बार मेकअप कराया, तो यहाँ पे क्या होने लगे वो। दाने आने लगे। मैंने कहा यार ये क्या बीमारी, आज तक बचपन से लेकर आज तक नहीं हुई। मैंने कहा तुरंत बंद करो इसको, करेक्ट, खाने पीने से एब्सोल्युटली तो नहीं करेक्ट। हुई, बट वो ट्रिगर पॉइंट बहुत, मैंने इसको बंद कर दिया। यस, यस, तो यस, यही यस। सेम चीज़ है, ये मतलब वो सेम चीज़ है। ट्रिगर कर रही है तो उसको अवॉइड, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अवॉइड करना है उसको। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सर, जैसे पिंपल हो गया मेरे को, तो कभी जैसे नहीं होता, पर मेरे को जैसे हो गया तो मैंने कहा उसको तो फोड़ देते हैं हम तो या फिर क्या करते हैं आजकल, वो नींबू लगाने हैं, ऐसा करते हैं, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो पिंपल फोड़ना नहीं चाहिए। नहीं फोड़ना है क्योंकि बिल्कुल। जभी भी आप पिंपल फोड़ोगे, हाँ, आप वहाँ पे एक तो एक निशान क्रिएट करोगे। अगर आपका पिंपल बड़ा होगा, तो वहाँ खड्डा गिर जाएगा। वो निशान रह जाता वो है। निशान परमानेंट रह जाएगा। डार्क स्पॉट तो फिर भी शायद चला जाए, बट अगर वो खड्डा गिर गया जिसे हम स्कार बोलते हैं, तो वो तो बिना ट्रीटमेंट के जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो पिंपल नहीं फोड़ना चाहिए। पिंपल को ट्रीट किया जा सकता है, अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, तो उसको बिल्कुल भी हाथ लगा के छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो आपने घरेलू उपाय बोले, तो ये घरेलू उपाय फ़ायदा देने के कंपैरिज़न में नुकसान ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि समझो आज जैसे आपने नींबू बोल दिया या शहद बोल दिया, तो उस नींबू में जो सिट्रिक एसिड है उसका कंटेंट कितना है ये हमें पता नहीं। तो आप जब लगाओगे और आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो रिएक्शन दे देगी।
अब ये सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों ने लगाया और फायदा हो गया तो वो रील तो वायरल हो वो गई। रील वायरल होगी, भी लगा लो। मैंने तो देखा सर, वो तो लोग पिन से फोड़ देते हैं। आपने तो देखा, आपको भी बोला होगा लोगों ने। बातें को बहुत लोग बताते हैं। पिन से फोड़ना है तो बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं नहीं, सी फोड़ना ही गलत है घर पे। आपको खुद से अपने पिंपल को छेड़ना ही नहीं चाहिए। 100% ट्रू है, नहीं छेड़ना, मतलब हाथ नहीं लगाना उसको। आप जाओ दिखाओ। जाओ दिखाओ, ट्रीटमेंट लो, और पिंपल्स और एक्ने बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। आपका पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो सकता है बिना कोई तकलीफ के। अब मेरे को समझ में आ रही बातों से, मतलब कि वो जो क्रीम में क्या डिफरेंस है, जाना क्यों चाहिए, हो क्यों रहा है। अच्छा सर, एंटी एजिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। एंटी एजिंग को आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे, क्या होती है एंटी एजिंग? तो देखिए, एंटी एजिंग इज बेसिकली, सिंपल भाषा में ये है कि दो तरीके से हम देखेंगे। एक हम स्किन और हेयर की बात करेंगे और एक ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे। तो स्किन और हेयर में एंटी एजिंग ये है कि आपकी स्किन की जो क्वालिटी है वो, जैसे आप 30 इयर्स के थे वही क्वालिटी आप 40-45 के हो मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ है, फाइन लाइंस है, फोल्ड्स है, आंखों के नीचे काले लाइन या खड्डे गिर रहे हैं, वो सब विजिबल नहीं होने चाहिए। और आप जब आपकी स्किन को टच करो तो वो आपको सॉफ्ट और अच्छी फील होनी चाहिए। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए। जैसे आप जब 25 के थे, आप 15 घंटे 16 घंटे एट अ स्ट्रेच काम कर पाते थे। एट 40 यू माइट नॉट बी एबल टू डू दैट, बट आप एटलीस्ट 10 से 12 घंटे काम कर पाओ, या आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। सो दिस इज एंटी एजिंग। कि आपकी जो एज आज से 5 साल पहले थी, आप वैसे दिखना चाहते हो, आप वैसे एनर्जी लेवल्स चाहते हो, आप आपका फिटनेस उस लेवल पे चाहते हो। राइट। सो बेसिकली आप उम्र से बूढ़े हो रहे हो, बट शरीर से बूढ़े नहीं होना चाहते हो। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज। अच्छा सर, एक वीडियो प्ले करते हैं अपन। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर आपको नहीं जमे तो बता दें, बट एक वीडियो प्ले करते हैं। ये सब क्या है सर? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है सर मार्केट में? ये व्यूज गेन करने के लिए बनाई गई चीज है। ये सब फालतू बात है। ये होता है सर। सो बेसिकली जो वहाँ पे दिखा रहे हैं इसको कपिंग, एक जनरल नॉलेज में बोलते हैं। छोटे छोटे कप से जो वैक्यूम क्रिएट करके वो स्ट्रेच कर रहे हैं। तो वो तो आप आपकी उंगली से ही कर लीजिए, ऐसे पकड़ के रखिए। ऐसे? अब उसको बोलो फोटो खींच के दिखा कैसे मस्त दिख रही है इसकी। बट आप कब तक पकड़ के रखो? वो कप लगा के तो बाहर मार्केट में नहीं जाओगे ना। जैसे आप कप निकालोगे वैसे हो गया। जो स्किन का स्ट्रेच है या लिफ्ट है वो ऊपर से नहीं आता। मतलब लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो भी आप वो सही हो जाएगा। सर देखो, ये जो आप बता रहे हो ना, मैं नाम नहीं लूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं, बट बेसिकली सिंपल चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप कुछ भी लिफ्टिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसे एक्शंस कर रहे हो, मसाज कर रहे हो और बोल रहे हो कि इससे आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे और मसल्स स्ट्रेच्ड रहेंगे, तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी के मसल्स और फेस के मसल्स में अंतर है। बॉडी के मसल्स में जब आप मूवमेंट रिपीट करते हो तो बल्क बढ़ता है। फेस के मसल्स वैसे नहीं होते हैं। फेस के मसल्स बहुत छोटे-छोटे मसल्स होते हैं। आपके ये सब चीज़ें करने से उसमें कोई बल्क बिल्टअप नहीं होने वाला है और वो आपकी स्किन को टाइट नहीं करने वाले। बेसिकली जो स्किन है ना, इसके लेयर्स है। सबसे नीचे कुछ लेयर होते हैं जिसको हम फेशिया बोलते हैं। सबसे पहले बोन होती है, उसके ऊपर फेशिया होता है, फिर फैट होता है, फिर कुछ लिगामेंट्स होते हैं। ऐसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब डिटेल में इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हियर। सो ये सारे लेयर्स मिलके इस स्किन के स्ट्रक्चर को और शेप को मेंटेन करते हैं। करेक्ट? तो मेनली आपका जो शेप है ये स्किन के सबसे नीचे वाले लेयर से बन रहा है, ऊपर से नहीं बन रहा है। तो जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे फिलर ट्रीटमेंट्स, थ्रेड ट्रीटमेंट्स, इन सारों का काम ये होता है कि जो आपके नीचे के लेयर्स है उसको लिफ्ट अप करके रखना, आपको होल्ड करके रखना। तो ये सारी चीजें। मतलब मेरा पॉडकास्ट, आपने मेरे से सवाल पूछा था अभिषेक व्यास जी, पॉडकास्ट करने का मेन मकसद क्या है। पहले तो मेरे को नहीं पता था कि क्या मकसद है, वो हमने एक्सीडेंटली हो गया। बट जैसे जैसे मैं करता गया ना, तो मुझे लोगों से बात करते हुए लगता है, मैंने कहा नहीं, मेरे को सच्ची बात निकालनी है। मतलब है क्या, मतलब कहीं आपने पढ़ा है, कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ है, कुछ आप मेरे को प्रूफ दो उस चीज़ का, कि ये बताओ कि ऐसा होता है। क्योंकि जितनी भी रील वायरल चल रही है, मैं उनको तो एकदम डिस्कार्ड कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आप सुनो पहले इस चीज़ को। और मैं इसमें भी ये भी वापस बोलता हूँ कि पहले आप हमारी बात को सुनो,
जैसे सर ने बोला, आपने कुछ बात बोली, तो उस बात को गूगल पे लिखो, टाइप करो और 2-3 किताब पढ़ लो, सर्च कर लो और 2 लोगों से और कंसल्ट करो, डेफिनेट, तब उस बात पे यकीन करो। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद सर। अच्छा, हेयर फॉल की बात करते हैं अपन, तो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण क्या होता है गिरने का? सो क्यों होता है, मतलब ये जेनेटिक, पता है, एक तो जेनेटिक मान चलो बहुत सालों से हो रहा है। एक छोटा सी मैं बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे ताऊ जी डॉक्टर है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर पे पॉडकास्ट किया, ताऊ जी आप देखना। बोला कि यार, मैं, उन्होंने बोला कि ये जंक फूड खाने से हो जाता है। वो बहुत बड़े सर्जन है, उन्होंने कम से कम भी 150-200 से ऊपर सर्जरी भी करी हुई है, स्टोन्स निकालते थे। तो उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया, मुझे कि देखना वीडियो और देख, और ये फोटो है। तो उसमें लिखा है कि जो कैंसर नाम की बीमारी थी ना, वो आज नहीं आई है, वो 1800 बीसी में भी थी। वो इतनी पहले से थी, वो जेनेटिक चल रही, तो कोई नई बीमारी उत्पन्न नहीं हो गई आज के आज। तो पहले भी डिटेक्ट हो गई थी, आज भी वो डिटेक्ट हो गई है। तो जेनेटिक वाला सीन चल रहा है सबको, तो किसी को ट्रिगर कर जाता है, किसी को नहीं ट्रिगर करता है। तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि हेयर फॉल जेनेटिक को छोड़ के और क्या रीजन हो सकते हैं गिरने के सर? तो जेनेटिक को छोड़ के और कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे एकदम कॉमन लोगों को जो चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सडन वेट लॉस, जैसे आपने समझो 20 दिन में, महीने में 8-10 किलो वेट लॉस कर लिया, ये ट्रिगर कर सकता है। कोई मेजर बीमारी, जैसे कोविड जब हुआ था, तो जिनको जिनको भी मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ था, सबको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हुआ था। आज के टाइम पे डेंगू या टाइफाइड, जिनको जिनको सीवियर डेंगू हो जाता है, 20 दिन 25 दिन जो बीमारी के थ्रू झेल के जाते हैं, उनको हेयर फॉल का एपिसोड बीमारी ठीक होने के 4-5 महीने बाद या 3-4 महीने बाद होता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकेशंस भी कभी-कभार रेयरली कॉज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, विटामिन की कमी है, क्रॉनिक मालनरिशमेंट है, ये भी हेयर लॉस कॉज़ कर सकता है। और कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, थायरॉइड डिसऑर्डर है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी हेयर लॉस कॉज़ कर सकती है। ये कॉमन रीज़न्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट वो बहुत लिमिटेड लोग। पता लगाया जा सकता है क्या, मतलब किस वजह से हो रहा है हेयर फॉल? सो बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हेयर लॉस के लिए, तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेते हैं पूरी, कि आपको पिछले 6 महीने में कोई बीमारी हुई थी, वेट लॉस हुआ था, नहीं हुआ था, कोई दवाई ले रहे हो, फैमिली में किसी को है क्या, कोई हार्मोनल इश्यूज़ के हमारे तरीके होते हैं सवाल पूछने के, वो पूछ के हम हिस्ट्री निकालते हैं। उनका सारा ब्लड चेकअप करवाते हैं, और उनका जो स्कैल्प होता है उसको हम विजिबली भी देखते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है डर्मेटोस्कोप करके, जिसको हम ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट से स्कैल्प को हम मैग्नीफाई करके देख पाते हैं कि हेयर की कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि ये हेयर लॉस क्यों हो रहा है। 10% केसेस में, जो कि मेडिकल फील्ड में हर डिजीज़ के साथ होता है, सिर्फ ऊपर-ऊपर से देख के या हिस्ट्री से, एग्ज़ामिनेशन से नहीं पता लगा पाते, तो उन केसेस में एक स्कैल्प बायोप्सी नाम का प्रोसीजर होता है, वो करके कॉज़ पता लगाया जा सकता है। मतलब अभी अभी ऐसा बोला जाता है मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि यार ये भी कर सकते हैं, कुछ तो लावा दावा करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में। तो पता कैसे करें कि मतलब मेरे को यहीं जाना हो, मैं यहाँ से ठीक हो सकता हूँ? कुछ टेस्ट पता कैसे पता करें, मतलब ये तो बहुत सो कॉम्प्लिकेटेड देखिए, है। या इट इज़, हेयर लॉस का मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपने जो बताया वैसे कि हेयर लॉस रिलेटेड इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, और जो ये दावा वाला क्लेम है, ये तो और ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और इस वजह से क्या होता है ना, जब पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं ना, आप गारंटी दोगे क्या? हम गारंटी ले रहे हैं, जिंदगी की गारंटी नहीं है तो सर। तो इसमें कैसे ढूँढना कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है? सबसे पहले तो आपको, अगर आपका डायग्नोसिस नहीं पता है, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लेके फ़ायदा नहीं है। सो डायग्नोसिस पता लगाने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है, कि मुझे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसे हम नॉर्मली जेनेटिक हेयर लॉस कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो आज के ज़माने में, अगर मैं बोलूँ हेयर लॉस का हम कैटेगरी निकालें, तो 70-80% लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, जो आगे से बाल कम होने लगे। जैसे मुझे खुद को है, मुझे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मेरे हेयरलाइन पीछे है। मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से दवाई ले रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और इसको मैंने टिका के रखा, मेंटेन कर रखा है। मेंटेन कर रखा है, और पीछे नहीं जाने दे रहा। हाँ। करेक्ट। इसी तरह से जो मैंने दूसरा आपको बताया कि वेट लॉस डिज़ीज़ की वजह से जो हेयर लॉस होता है, उसे टीलोजन इफ्लूवियम कहा जाता है। और इस ये 2 सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं हेयर लॉस के। 90% हेयर लॉस इन 2 डायग्नोसिस में सिमट जाते हैं। इसके अलावा जो डायग्नोसिस है, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं या लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोई वेबसाइट या कोई खाली आपका हेयर लॉस हो रहा है ये बोल के डायग्नोस नहीं कर पाएगा।
ये डर्मेटोलॉजिस्ट जब देखेगा तभी डायग्नोस कर पाएगा। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कुछ भी। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं सर कि जो ये क्लेम्स वाले हैं, इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं 3 महीना 6 महीना, ठीक नहीं होता, उल्टा और बिगड़ जाता है। फिर जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इनको ये स्कारिंग एलोपेशिया था या एलोपेशिया एरिएटा जिसे हम उंदरी बोलते हैं, जिसमें सर में बड़े-बड़े पैचेस हो जाते हैं, पूरे बाल गायब हो जाते हैं। अब जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑनलाइन बेचे जाते हैं या कहीं से भी बेचे जाते हैं, ये मेनली 99% एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए बने हुए हैं। और वो भी किस तरह से, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के भी ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 से लेके बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। सो कौन-सा ग्रेड है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड कीजिए। मैं तो मेरे इस पॉडकास्ट में आज रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ओवर द काउंटर आप खरीदते हो, आपने पढ़ लिया कि ये 4 चीज़ें इस पे लिख रखी है और ये मेरे लिए बेस्ट है। प्लीज़ उसको खरीदना बंद कर दो। कोई बीमारी हो रही है, उसका ट्रीटमेंट पहले तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाओ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 2-3 लोगों से कंसल्ट करो। मैं खुद मेरा बताता हूँ कि मुझे कुछ साँस की बीमारी होती है तो मैं एक डॉक्टर को नहीं दिखाता हूँ, मैं 2 डॉक्टर को दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ कि दोनों सिमिलरिटी बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। जब वो बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, तब मैं उसका ट्रीटमेंट में जाता हूँ। करेक्ट। दिस इज़ व्हाट आई डू सर। मतलब कि अगर, क्योंकि आजकल लोग देखना चाहते हैं कि किस बंदे येस, ने येस। बनाया है, क्या ये मकसद है उसका, क्या एब्सोल्युटली, इंटेंशन है उसका। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो अभी जैसे हमारे पेशेंट्स जो होते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि हमें किसी और को दिखाना है। हम बोलते हैं आप प्लीज़ जाइए सर, आप दिखा के आइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको भी वैलिडेशन मिलेगा कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरी ट्रीटमेंट सही चल रही है, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। हम दोनों सेम पेज पे सर, एकदम। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो भी तो आप सोच रहे हाँ, देखो किसी भी पेशेंट को अगर वो बीमारी से सफ़र कर रहा है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि मेरा इलाज सही चल रहा है, हैं। बहुत वरना ज़रूरी। वो स्ट्रेस बीमारी को बढ़ाएगा। वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए उसको। चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या हो गया है ना कि लोग ये वैलिडेशन सोशल मीडिया पे ढूँढ रहे हैं। बस यहाँ गड़बड़ हो गई है और कुछ भी नहीं, क्योंकि बातें इतनी है ना, आप वो उनको बस लगता है कि यार ये एकदम रेमेडी हो गई है और उसको शेयर कर देंगे, ये लो तो भाई तू, तेरा ट्रीटमेंट ये रहा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत हो रहा है। मतलब मैं तो यस। आजकल वीडियो देखता हूँ कि वो एक सुई लगा के अंदर एक हेयर लगाते हैं, ऐसा करते हैं, तो देख के ही डर लगता है मेरी बात तो ये भी सही है या गलत है, या सबके लिए सही है या सबके लिए गलत है? सो जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, उसके अलग-अलग ग्रेड्स होते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट किसे करवाना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट कब काम आता है? जब आपकी स्किन जो है पूरी स्मूथ हो गई है, वहाँ पे बाल बचे ही नहीं हैं। बिल्कुल एकदम बोल्ड हो गए हो आप। बाल्ड हो गए हो आप, आपके बोल्ड सर कम पे गए, बाल हाँ। नहीं है, आपका आगे से बाल उड़ गए पूरे, आप आगे से गंजे हो, यहाँ बाल है। उस केस में टैबलेट, लोशन या जो पीआरपी थेरेपी वगैरह है, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही फ़ायदा देगा। मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, खेत में बीज ही नहीं है, तो झाड़ कहाँ से उगेगा? अगर आपके पास खेत में बीज है, तो आप उसमें पानी डालो, फर्टिलाइज़र डालो, तो फसल आएगी। तो जब बीज है ही नहीं, तो नए बीज लाने पड़ेंगे। तो अगर आप गंजे हो गए हो, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। सेकंड, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास कराएँ तो। आपको जभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आपको वो डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए। मैं सारे पेशेंट को ये बोलता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराना इज़ इक्वल टू अपना ड्रीम होम खरीद। अगर आप ड्रीम होम ज़िंदगी में एक ही बार खरीदते हो, उसके लिए आप सालों-साल रिसर्च करते हो, पैसा बचाते हो, 10 जगह पूछते हो, 5 इंटीरियर से मिलोगे, फिर जाके सब फाइनल करोगे। तो उसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले भी आपको उस प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। 4 डॉक्टर से मिलिए, हर एक की अपनी टेक्नीक के बारे में जानिए, उसके टेक्नीक के फ़ायदे, नुकसान पूछिए, आप खुद रिसर्च कीजिए और फिर जब आप 100% श्योर हो, तब आप जो डॉक्टर आपको बेस्ट आपकी वेवलेंथ मैच होती है, उसके पास कराइए। ये बात सही है। तो अगर आप अच्छे हाथों में कराओगे ना चीज़, तो आपको डेफ़िनेटली कोई नुकसान नहीं होगा और रिज़ल्ट भी मिलेगा। मतलब इसमें अभी हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बेस्ट इनोवेशन क्या हो गया? मतलब कि भैया आपके आपने हेयर ट्रांस मतलब बाल करवाए, ट्रांसप्लांट कराया, तो बाल एकदम सेट हो जाएँगे, जैसे पुराने थे वैसे आ जाएँगे या नए हो जाएँगे? सो बेसिकली देखो ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है, आपके ही खुद के जो ये पीछे के और साइड के बाल होते हैं, इन्हें हम परमानेंट हेयर्स कहते हैं। इन्हें यहाँ से निकाल के जहाँ गंजापन है वहाँ डाला जाता है। इसकी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे इवोल्यूशंस इसमें होते रहते हैं जिससे पेशेंट की जर्नी अच्छी हो, हेयर रीग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो। तो ये यहाँ से आपके बाल निकाल के आगे डाले जाते हैं। अब इसमें कलाकारी है।
ये एक आर्टिस्ट्री है। हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि बस निकाला और डाला हो गया। अब समझो ये मेरी हेयर लाइन ऐसे जा रही है, अब यहाँ मैं अचानक से यहाँ एक बाल डाल दूँ जो ऐसे जा रहा है, ओ तो खराब दिखेगा। अब कोई मेल है, मेल की आप सैफ अली खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, यहाँ से हेयरलाइन शुरू होगी, पीछे जाएगी, फिर नीचे उतरेगी। अब अगर कोई डॉक्टर यहाँ से हेयरलाइन ऐसे उतार देगा तो वो फीमेल लुक आ जाता है। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हो ना, आपने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे जो खराब दिख रहे होंगे, बिकॉज़ वो क्वालिफाइड इंसान ने नहीं किए होंगे। उसमें तो कैसे कैसे क्वालिफिकेशन कैसे कैसे पता करेंगे? जो ये रिसर्च हमने बोला, हाँ, आप जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट करने, उससे उसके पेशेंट्स के रेफरेंस लीजिए कि आप मुझे आपके पेशेंट के रेफरेंस दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे डिस्कस करना है कि जो मेरे डाउट्स है वो क्लियर करने हैं, और जो जेन्युइन डॉक्टर होगा ना, वो आपको ये सब कुछ करवाएगा। मतलब हर जगह पे जाके टेस्ट करना है, मतलब आपको ज़्यादा हरी नहीं करनी है, आप पहले बिल्कुल हरी एकदम नहीं हरे करनी है। आराम से और जाओ, चेक जहाँ पे करो। आपको ये बोला जा रहा है, देखो मैं ये थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, बट बिकॉज़ हम बहुत सीधी बातें कर रहे हैं और ऑडियंस को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ आप गए, आपने कंसल्टेशन किया और आपको बोला जा रहा है कल ही आपका ऑपरेशन कर देंगे, वहाँ तो कभी मत कीजिए। मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अभी मैं, मेरे साथ हुआ एक दिन। आपने बोला ना, सही बोला कि भैया कि अगर उसने बोला कल ही कर देंगे, तो वहाँ तो मत जाना। मेरे को सियाटिक नर्व पेन हुआ सर। हुँ, अब मतलब मेरे को किसी बैठे-बैठे हो जाता है, अरे! तो मैं तो डर गया, ये क्या चीज़ है यार? तो नई चीज़ में मेरे लिए, तो मैं 2 साल डॉक्टर को दिखाया, सबने कराया। फिर एक दिन मैं मेरे फ्रेंड के साथ में एक डॉक्टर के और के मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया डॉक्टर दिख रहा है, अच्छी भीड़-वीड़ भी है, हाँ चलते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे सर, वो मेरे को संकित जी वीडियो खोल-खोल के दिखाने लग गए, अभिषेक देखो कल इसका ऑपरेशन किया मैंने, ऑपरेशन दिखा रहा। मेरे को तो चक्कर आ गए देख के, मैंने कहा ये ऑपरेशन दिखा रहा मुझे, इसका ऑपरेशन किया, देखो चल रहा है, तुम्हारा भी कल कर देंगे ऑपरेशन, आ जाओ कल। मेरे को लग गया यार ये तो दाल में काला पड़ गया। नो, इट इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हेयर ट्रांसप्लांट एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, इमरजेंसी नहीं है, आपकी लाइफ कहीं जा नहीं रही है। देखो जब कोई इमरजेंसी प्रोसीजर होता है ना, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। पता है वो तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो करेक्ट, वो घर वाले ही करा देंगे आपके। उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं होता है कि मैं सेकंड ओपिनियन लूँ, थर्ड ओपिनियन लूँ, आपकी लाइफ बचानी ज़रूरी है। ये इलेक्टिव प्रोसीजर है, आप 10 दिन बाद भी कर लोगे ना, तो आपको कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है। तो ऑलवेज़ डू फुल रिसर्च, आप सैटिस्फाई हो जाओ, आप समझ लो और फिर ही करवाओ। और एक और चीज़ कि बहुत लोग क्या समझते हैं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, अब मेरा काम हो गया, अब मुझे पूरी लाइफ कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए क्या-क्या करना है? बाद में कितना टाइम काम करना है येस, उसको? सो अब क्या होता है कि आज से 10 साल पहले नॉर्मली 40 से 45 की उम्र वालों को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता था। आज के दिन में 25 से 30 की उम्र वाले ज़्यादा ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। करीब ज़्यादा करवा रहे हैं। येस, क्योंकि उनके बाल जल्दी चले जा रहे हैं, और जो 25 साल का है, वो बोलता है मेरे को शादी भी करनी है, मेरे को जॉब भी ढूँढना है, मेरे को बिज़नेस भी चलाना है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसलिए उसके अंदर कराने की इच्छा ज़्यादा है, वो करवा लेता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ें समझना कि आप जो ट्रांसप्लांट करवाते हो, उसके बाद उसको मेंटेन भी रखना ज़रूरी है। मेंटेन रखने के लिए जो आपके डॉक्टर जो आपको लोशंस देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, वो सब कंटिन्यू करना चाहिए। राइट। अदरवाइज़ क्या होता है, आप 2-3 साल तो बहुत खुश रहते हो, बट उसके बाद वापस आपको लगने लगता है कि थोड़े मेरे बाल कम हो रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम जो यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, वो फ्रंट, जैसे मैं आपको ये 2 उँगली बताऊँ तो फ्रंट 2 या 3 लाइन में ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उसके पीछे उनके खुद के पहले वाले बाल होते हैं। अब ट्रांसप्लांट करा लिया, आगे से हेयरलाइन मस्त हो गई, फॉर्म में घूम रहे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। आगे के 3-4 साल में ट्रांसप्लांट किए हुए बाल तो वही रहेंगे, लेकिन ये वाला खाली हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। सो ये नॉलेज आपके डॉक्टर ने आपको देना चाहिए। हुँ, अच्छा डॉक्टर होगा वो, हाँ, अच्छे डॉक्टर बात जो करते बताते क्वालिफाइड हैं। होगा हाँ, हाँ। वो देगा, जो अनक्वालिफाइड है, जो क्वैक है, वो नहीं देगा। हेयर ट्रांसप्लांट हो मतलब अगर आपने करा लिया, उसके बाद भी बाल झड़ेंगे या फिर वो हमेशा परमानेंट हो जाएँगे लाइफ टाइम के लिए? मतलब आप टेक केयर करते रहोगे तो? सो देखो, बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है, ये हर किसी के साथ होती है। दिन के 50 टू 100 हेयर फॉल होना, ये हमारी किताबों में नॉर्मल लिखा है। अभी लोग क्या समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हमने जो ट्रांसप्लांट किया है, वो ट्रांसप्लांट आपका नेचुरल जो बॉडी की फिजियोलॉजी या बायोलॉजी है, उसके हिसाब से ही चलेगा। तो हेयर में साइकिल्स होती है, एनाजन, टीलोजन। तो जभी भी हेयर टीलोजन फेज़ में जाएगा, तो वो बाल गिरेगा, फिर ही नया बाल आएगा। तो बाल गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल कम हो गए, वो बाल वापस आएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। तो बाल झड़ना ये नॉर्मल प्रक्रिया है।
ये ट्रांसप्लांट आप करवाओ ना करवाओ आपके साथ होने वाला है। कभी-कभी ऐसा होगा कि कुछ दिनों के लिए आपके बाल थोड़े ज़्यादा झड़ रहे, बाकी के टाइम 4-5 महीने अच्छे रह रहे हैं। बट दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, इट्स नॉट अ डिज़ीज़। अच्छा, स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये क्या है सर? स्किन व्हाइटनिंग गोरा कर ट्रीटमेंट देंगे ऐसा कुछ नाम से तो ऐसा लग तो बेसिकली आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है कि हमें हमारा स्किन शेड 1 शेड 2 शेड से इम्प्रूव करना है एंड स्किन का कलर हमारा मेरा कर दोगे क्या, पता हुआ तो? सर करने को तो हो सकता हो है सकता बट है। यू हैव टू मेंटेन इट। देखो आपके फेस पे काफ़ी सारा टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, आप प्रॉपरली जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप हाँ, बताया सनस्क्रीन वो करूँगा वो मैं। यूज़ करोगे, साथ में क्रीम्स है, प्रोसीजर्स होते हैं जो क्लिनिक में किए जाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स है, ये सारी चीज़ों से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा बट इट नीड्स मेंटेनेंस। परमानेंट नहीं होता है कुछ भी। लोगों को क्या लगता है कि परमानेंट एक बार 4 महीना 6 महीना ट्रीटमेंट कर ली तो हो गया। आपने 4-6 महीना ट्रीटमेंट करी दी, आपको इम्प्रूवमेंट आ गया। इसके बाद आप दिन भर धूप में घूम रहे हो, खाने-पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल खराब है, तो वापस आपके फेस पे पिगमेंटेशन आने ही वाला है। अच्छा, परमानेंट व्हाइट स्किन पॉसिबल है, मतलब नहीं है, पॉसिबल परमानेंट नहीं नहीं है? पॉसिबल है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप मेंटेन करोगे, तो आप जितने साल मेंटेन करोगे आप टिका सकते हुँ। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के पास जो बहुत पैसा होता है तो उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं और आम जनता के ट्रीटमेंट थोड़े अलग होते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सेम होता है। किसको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल पब्लिक से डिफरेंट होती है। उनका पूरा फेस अच्छा होगा, फिर भी उनको कोई एक फीचर होगा जो और इम्प्रूव करना होगा। बिकॉज़ वो उनका प्रोफ़ेशन है। उनकी अच्छे दिखने पे ही उनको काम मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। राइट, राइट। बट नॉर्मल इंसान के लिए वो ज़रूरी नहीं। वो उसको देखो क्या होता है ना कि कोई भी ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स जो हम बात करते हैं, ये पर्सनलाइज़्ड होती है। आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपके चेहरे में, उसको हम एनहांस कर सकते हैं। सो ये अब क्या हो गया ये बीमारी से हट के एनहांसमेंट्स पे चली गई। एनहांसमेंट पे चले गए राइट। सब कुछ अच्छा है, बट और अच्छा चाहिए। सो दिस इज़ वेरी पर्सनलाइज़्ड, दिस विल बी इंडिविजुअलाइज़्ड। आपको जो मैंने किया, वो आपके बाजू वाले को नहीं करूँगा क्योंकि आपका फेस अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका फेस अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। अच्छा, समकी सर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट, मतलब आपने बहुत सारी बातें बताई। मेरा पॉडकास्ट का लास्ट सवाल आपसे एक ये है कि एक ऑयल बहुत फेमस हुआ है, हुँ। वो है आदिवासी ऑयल। आपकी इसके बारे में क्या विचार है? बेसिकली आपने मँगवाया कि नहीं मँगवाया बस? मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा बट मेरे को जानना है, एक्चुअली मेरा क्यूरियोसिटी है। या तो क्या होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट जब आता है और जब उसका प्रोपोगंडा किया जाता है और उसको बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया वैसे कि बहुत सारे लोगों को आज भी प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और ये सोशल मीडिया उनका वैलिडेशन या डॉक्टर है, करेक्ट? तो तब क्या होता है कि अरे इसके तो इतने लंबे बाल हैं, मेरे भी हो जाएँगे। इस वजह से काफ़ी लोगों ने वो प्रोडक्ट मँगाया, यूज़ किया, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि आप एक बर्तन दिखा रहे हो, उसमें तेल घुमा रहे हो, तो एक कॉमन पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आप जो चीज़ लगा रहे हो, वो कैसे बन रही है, इसमें क्या हाइजीन है। आज आप जानते होंगे फार्मा कंपनीज़ जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके ऊपर एफडीए रेगुलेशंस होते हैं, उसकी चेकिंग होती है। अगर वो कंपनी रेगुलेशन फॉलो नहीं करती तो प्लांट क्लोज़ करवा दिया जाता है बिकॉज़ आप किसी की लाइफ़ के साथ खेल रहे हो। राइट। सेकंड चीज़, आप कोई भी ऑयल ले लो, आप ऑयल सर में लगा रहे हो, तो क्या गारंटी वो पेनिट्रेट कर रहा है? आपने कभी ऐसा देखा है कि आप तेल ऐसे हाथ पे लगाए और रात भर सो गए और अगले दिन एकदम चमड़ी मोटी हो गई? तो यही ऑयल आपने सर में लगाया, अब स्किन में जभी भी आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो, तो स्किन में वो प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना होता है। चमड़ी के ऊपर लगा देने से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। बालों की जो जड़ें होती हैं, वो चमड़ी से 2 से 4 मिलीमीटर गहरी होती है, तो प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, जो लोशंस बनते हैं, क्रीम्स बनते हैं, उसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, जिससे ये पेनिट्रेशन एनहांस होता है। अब ये ऑयल आप जब लगाओगे स्कैल्प पे, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। ऑयल क्योंकि थिक होता है, वो स्कैल्प पे ही रहेगा। तो एक सिंपल इसका मैं आपको रिव्यू दूँ तो ये है कि कोई भी चीज़ के ऊपर जब रेगुलेशन नहीं होता है और वो वायरल हो जाती है, तो ये थोड़ी
लोगों को इसको यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए। मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा, बहुत बहुत मतलब मेरे लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। आजकल ना काफ़ी रील्स आती है जहाँ पे लोग दिखाते, एक ट्रीटमेंट करवाया, फिर कुछ डब्बियाँ ले ली, घर पे गए, पहले काले थे आज पूरे गोरे हो गए। आपने देखी भी होंगी। अब इसमें लोग कहाँ-कहाँ दूर-दूर तक जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि इंडिया में ना फेयरनेस का भूत बहुत खराब खतरनाक है, भयंकर। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं, गोरे होने के चक्कर में इतनी स्किन डैमेज हो जाती है कि वो ना चेहरे पे पानी लगा पा रहे हैं अभी, ना धूप में 1 मिनट खड़े हो पा रहे हैं। इतनी सेंसिटिव हो गई है उनकी स्किन कि उनकी स्किन कोई भी चीज़ टॉलरेट करने को रेडी नहीं है। और जो क्रीम्स वो लोग लगा रहे हैं, वो लाते हैं हमें दिखाने, उन क्रीम पे कोई भी मैन्युफैक्चर्ड बाय का लेबल नहीं है, फॉर कंप्लेंट्स और क्वेरीज कॉन्टैक्ट दिस का लेबल नहीं है, कोई लेबल नहीं है, खाली जिस इंसान के पास गए उसका नाम है और ब्राइटनिंग क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम इतना ही लिखा हुआ है। अब आज की एजुकेटेड पब्लिक को तो इतना समझना चाहिए कि अगर हम कुछ भी लगा रहे हैं या कर रहे हैं तो लेबल पढ़े। ये लेबल की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है? आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। बहुत, बहुत लाखों में, हाँ। बहुत सारे। सर ये बताओ, ये उर्मिल स्किन केयर आपकी जो आपका हॉस्पिटल का नाम है, राइट? हॉस्पिटल ही बोल सकते हैं करेक्ट इसको? किंग। तो आप बताओ क्या-क्या ट्रीटमेंट करते हो? स्पेशलिटीज़ क्या-क्या है? ठीक है, और कौन से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? जो हम लोग बेसिकली एक स्किन क्लिनिक जिसमें हम स्किन, हेयर और एस्थेटिक प्रोसीजर्स रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं। अगर कोई है जिसको एक्ने का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, चेहरे पे खड्डे गिरे हुए हैं, स्कार्स का प्रॉब्लम है, हेयर लॉस का इश्यूज़ है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, इसके अलावा उनको सोराइसिस है, एक्जिमा है, जो विटिलिगो है, व्हाइट स्पॉट है। इसके अलावा कोई भी हेयर, स्किन या नेल रिलेटेड उन्हें कोई भी बीमारी है, या उन्हें जैसे हमने एनहांसमेंट्स की बात की, ऐसा कोई भी उनको प्रॉब्लम है तो वो सारे हमारे क्लिनिक में ऑफ़र किए जाते हैं। और वो आप पर्सनली देखते हो सब कुछ? येस, येस, येस। तो मैं पर्सनली सारी ट्रीटमेंट्स देखता हूँ। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कम काम करते हैं वहाँ पे, और सारा जो हमारा ट्रीटमेंट्स होता है ये प्रोटोकॉल बेस्ड होता है और एविडेंस बेस्ड होता है, और सारे चीज़ों के प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है ताकि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले इन अ वेरी साइंटिफिक। संकेत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए, और आई होप आपने जो मेरे को आज इन्फॉर्मेशन दी हो, उसमें 100% सत्यता हो। डेफ़िनिटली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आए, आप मुझे भेज देना, मैं आपको उसका पेपर, साइंटिफिक पेपर भेज दूँगा। राइट, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मिथ आपने तोड़े आज, और जो मेरे को जो लर्निंग मिली वो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि भाई कि जो व्हाइट स्पॉट है वो छूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा था, पर्सनली फ़ील किया था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।